छत्तीसगढ़ का इतिहास। लूसेंट, जो कि छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी द्वारा रिक्रूटमेंट किया गया इस बुक को। परिचय एवं नामकरण। प्राचीन परिचय। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। 6ठी और 12वीं शताब्दी के बीच सरभपुरी, पांडुवंशी, नागवंशी और सोम शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। कलचुरियों ने इस क्षेत्र पर वर्ष 875 ईस्वी से लेकर 1741 ईस्वी तक राज्य किया। 1741 ईस्वी से 1854 ईस्वी तक यह क्षेत्र मराठों के शासनाधीन रहा। वर्ष 1854 ईस्वी में अंग्रेजों के आक्रमण के बाद ब्रिटिश शासन काल में राजधानी रतनगढ़ के बजाय रायपुर का महत्व बढ़ गया। वर्ष 1905 ईस्वी में संबलपुर बंगाल में चला गया तथा और सरगुजा बंगाल से छत्तीसगढ़ के पास आ गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को विभाजित कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। यह राज्य भारत संघ के 26वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो इसमें क्या है, 6ठी से 12वीं शताब्दी में सरभपुरी, पांडुवंशी, नागवंशी, समवंशी शासन था। कलचुरियों ने 875 ईस्वी में शासन किया। 1741 से 1854 में मराठा आए। 1854 के बाद ब्रिटिश शासन। 1905 में संबलपुर बंगाल में चला गया। फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और 26वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जो कि मध्य प्रदेश का 30% एरिया है। नामकरण। छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण के संबंध में कई तरह के मत मिलते हैं। पहला, ब्रिटिश इतिहास जे.बी. बेगलर के मत अनुसार इस क्षेत्र का वास्तविक नाम छत्तीसगढ़ था, न कि छत्तीसगढ़। जरासंध के राज्य क्षेत्र के दक्षिण की ओर 36 दलित चर्मकार परिवारों ने जिस क्षेत्र को बसाया उसे छत्तीसगढ़ कहा गया, जो कालांतर में विकृत होकर छत्तीसगढ़ बन गया। कई इतिहासकारों के अनुसार छत्तीसगढ़ चेदिसगढ़ मतलब चेदियों का राजनीतिक केंद्र से बिगड़कर बना है। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि कलचुरी हैहवंशी राजपूत साम्राज्यों के समय में इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ या दुर्ग राज्य की रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 एवं रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। गढ़ों के आधार पर हुआ छत्तीसगढ़ नामकरण सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इसमें क्या बताया गया है, जो जे.बी. बेगलर हैं उसने जरासंध के समय दक्षिण को और 36 दलित चर्मकार परिवार थे जिस क्षेत्र को, जो जरासंध के राज्य क्षेत्र के दक्षिण की ओर 36 दलित चर्मकार परिवारों ने जिस क्षेत्र को बसाया उसे छत्तीसगढ़ कहा जाता था। कालांतर में यही विकृत होकर छत्तीसगढ़ कहलाया। और कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी है कि छत्तीसगढ़ में रतनपुर शाखा के कुछ मान्यताओं के ये बता रहे हैं, अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ और रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़, इस तरह कुल 36 गढ़ हुए और यही मान्यता सर्वाधिक मान्य है। नोट, रायपुर गजेटियर 1973 ईस्वी में 36 गढ़ों की स्थिति बताई गई है। इसके अनुसार 36 गढ़ों में 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में अर्थात रतनपुर राज्य अंतर्गत तथा 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में अर्थात रायपुर राज्य अंतर्गत आते थे। रतनपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ थे रतनपुर, विजयपुर, खरौद, मारो, कटगढ़, नवागढ़, सोंधी, औखर, पंडरभट्टा, सिमरिया, चांपा, लाफा, छुरी, केंदा, मातीन, अपरोरा, पेंड्रा एवं कुरकुट्टी कंडरी। रायपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले 18 गढ़ थे रायपुर, पाटन, सिंगा, सिंगारपुर, लवन, ओमोरा, दुर्ग, शारदा, सिरसा, मेहंदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंघनगढ़, सुअरमार, टिंगनागढ़ एवं अकलतरा। मराठा शासन काल में नागपुर के भोसला साम्राज्य के तहत छत्तीसगढ़ नामकरण को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। मराठों ने रतनपुर एवं रायपुर को संयुक्त कर दिया। मराठों ने रतनपुर एवं रायपुर के स्थान पर छत्तीसगढ़ नामकरण को स्वीकारा, उसे प्रचलित किया। ब्रिटिश काल में भी छत्तीसगढ़ नाम ही व्यवहृत हुआ। मराठा काल में रतनपुर एवं रायपुर दो शाखा थी, जो छत्तीसगढ़ नाम को ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ नाम ही व्यवहृत हुआ। अब देखेंगे पाषाण काल। राज्य के
घाटी के रायपुर, बिलासपुर आदि क्षेत्रों में पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। राज्य के रायगढ़, बिलासपुर, बस्तर आदि क्षेत्रों से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। राज्य के रायपुर, दुर्ग आदि क्षेत्र से दक्षिण भारतीय संस्कृति, महापाषाणी संस्कृति, मेगालिथ कल्चर के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। वैदिक काल, चूंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रसार क्षेत्र पंजाब था, इसलिए ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में नर्मदा नदी एवं विंध्य पर्वत के उल्लेख नहीं मिलने से यह स्पष्ट होता है कि आर्य ऋग्वैदिक काल में इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाए थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रवेश व प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ। कौशिकी उपनिषद में विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा का उल्लेख रेवा के रूप में मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऋग्वेद के समय में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो नर्मदा नदी और विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है और उस समय नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता था। महाकाव्य काल। अब रामायण वाल्मीकि। महाकाव्य रामायण के अनुसार कोसल राज्य के दो भाग थे, उत्तरी कोसल व दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी साकेत अयोध्या थी, जबकि दक्षिणी कोसल की राजधानी श्रावस्ती। उत्तरी कोसल नरेश दशरथ का विवाह दक्षिण कोसल नरेश भानुमंत की पुत्री कौशल्या से हुआ। क्योंकि भानुमंत को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए दक्षिण कोसल का राज्य भी राजा दशरथ को प्राप्त हुआ। राम ने 14 बरस के वनवास का अधिकांश समय दंडकर्ण छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्र में स्थित में बिताया। जनश्रुति के अनुसार शिवरी नारायण, खरौद आदि स्थान राम कथा से संबंधित माने जाते हैं। खरौद का नाम रावण का एक भाई था, खर और दूसर, उसी के नाम पर खरौद रखा है, खर के नाम पर। राम द्वारा सीता का त्याग किए जाने पर सीता को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम सिरपुर के समीप तुरतुरिया में स्थित में शरण दिया। इसी आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ। राम के पश्चात उत्तरी कौशल का राज्य उसके ज्येष्ठ पुत्र लव को तथा दक्षिण कौशल का राज्य उनके कनिष्ठ पुत्र कुश को मिला। दक्षिण कौशल का राजधानी श्रावस्ती कुश के नाम पर कुश स्थली के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण कौशल का राजधानी को कुश स्थली, मतलब जो कुश का साम्राज्य था उसको कुश स्थली के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में क्या होता है? रामायण काल में वनवास काल के दौरान राम ने हमारे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में कुछ समय बिताया था। इसका उल्लेख शिवरी नारायण है, खरौद है आदि स्थानों पर प्राप्त होता है। शिवरी नारायण जो कि खरौद है वो खर के नाम पर रखा गया है, जो रावण का भाई था, और इसी में सिरपुर में लव कुश का जन्म हुआ था, जो कि राम का पुत्र था, और जो इसका बड़ा पुत्र लव के नाम पर लव को उत्तरी कौशल मिला और कुश को दक्षिणी कौशल, और कुश को दक्षिणी कौशल मिला तो उसको कुश स्थली के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत वेदव्यास। महाभारत में इस क्षेत्र का उल्लेख प्राक कौशल या कौशल के रूप में भी मिलता है। महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा गया है। महाभारत कालीन चेदी नरेश शिशुपाल का वध श्री कृष्ण द्वारा हुआ। यदि देश के ही एक अन्य नरेश बब्रुवाहन का उल्लेख मिलता है, जो पांडु पुत्र अर्जुन का पुत्र था। महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ की पहचान गुंजी, बिलासपुर जिला, मणिपुर की पहचान वर्तमान रतनपुर तथा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र की राजधानी चित्रांगतपुर की पहचान वर्तमान सिरपुर या श्रीपुर के रूप में की जाती है। तो महाभारत का जिसका लेखन वेद व्यास ने किया था, इसमें चेदी नरेश शिशुपाल का वर्णन है, जो श्री कृष्ण के द्वारा वध किया गया था। श्री कृष्ण ने इसके माँ को वचन दिया था कि ये 99 गालियों को इसका क्षमा कर देगा, जैसे 100 हो जाएगा उसको वध करेगा ऐसे करके। उसी प्रकार भब्रू इसमें दिया है अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन, जिसे चित्रांगतपुर राजधानी चित्रांगतपुर की पहचान वर्तमान सिरपुर के नाम पर जाना जाता है। महाजनपद काल। बौद्ध रचना अगुंतर निकाय एवं जैन रचना भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों या राज्यों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से एक कोसल था। कोसल महाजनपद 2 भागों में विभक्त था, उत्तरी कोसल एवं दक्षिणी कोसल। दक्षिणी कोसल वर्तमान छत्तीसगढ़ में स्थित अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध दक्षिण कोसल आए थे।
तथा 3 माह तक श्रावस्ती मतलब दक्षिण कोसल की राजधानी में निवास किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत सीयूकी से भी इसकी पुष्टि होती है। मौर्यकाल मौर्यकाल 323 से 184 ईसा पूर्व के दौरान यह क्षेत्र मौर्य वंशी शासकों के अधीन था। मौर्य सम्राट अशोक ने दक्षिण कोसल की राजधानी श्रावस्ती में स्तूप का निर्माण करवाया था। मौर्य काल के 2 अभिलेख सरगुजा जिले से प्राप्त हुआ है। सरगुजा जिले के रामगढ़ के निकट कबरा पहाड़ और सिंहपुरी की गुफाओं सीता बिंगरा और जोगी मारा से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। इस अभिलेख में सुतनुका नामक देवदासी एवं उसके प्रेमी देवदत्त का उल्लेख है। इन गुफाओं में सांस्कृतिक आयोजन के मंचन के लिए रंगशाला नाट्यशाला बनाए गए थे। सीता बिंगरा को नाट्यशाला भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। रायपुर जिले के तुरतुरिया से बौद्ध भिक्षुणियों का एक विहार मिला है। इस विहार में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा आज विद्यमान है। मौर्यकालीन आहत सिक्के पंचमार्कंड कॉइन्स मुख्यतः अकलतरा, ठठारी, बार एवं बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में मिट्टी के परकोटों वाले अनेक गढ़ मिले हैं, जिनका संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लिखित आट्विक राज्य से जोड़ा जाता है। आट्विकों की अपनी सामाजिक व्यवस्था थी, जिसका अवशेष को आज भी बस्तर क्षेत्र के आदिवासी को सामाजिक व्यवस्था में देखा जा सकता है। तो इसमें मौर्य काल में क्या दिया है, श्रावस्ती को राजधानी बनाया था अशोक ने, दक्षिण कोसल की राजधानी बताया है, और इसमें सरगुजा जिले के रामगढ़ में कबरा पहाड़ है और सीता बिंगरा और जोगी मारा की गुफाएं प्राप्त हुए हैं। इसी गुफा पे सुतनुका नामक देवदासी एवं उसके प्रेमी देवदत्त का उल्लेख मिलता है और रायपुर के तुरतुरिया से बौद्ध भिक्षुणियों का एक विहार भी मिला है। और इसमें अकलतरा, ठठारी, बार एवं बिलासपुर से मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवाहन काल मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण भारत में सातवाहन राज्यों की स्थापना हुई। दक्षिण कोसल का अधिकांश क्षेत्र सातवाहनों के प्रभाव क्षेत्र के अधीन था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण सीयूकी में दक्षिण कोसल में सातवाहनों के राज्य का उल्लेख किया है। उसके अनुसार दक्षिण कोसल की राजधानी के निकट एक पर्वत पर सातवाहन राजा ने एक सुरंग खुदवाकर प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक के लिए एक 5 मंजिला भव्य संघाराम बनवाया। ह्वेनसांग के कथन की पुष्टि ऋषभ तीर्थ शक्ति के निकट बिलासपुर जिले से प्राप्त शिलालेख से भी होता है, जिसमें सातवाहन राजा कुमार वर्दत्त का उल्लेख है। सातवाहन नरेश अपीलक की एक मुद्रा रायगढ़ जिले से बालपुर के निकट महानदी से प्राप्त हुई है। अपीलक की मुद्रा की प्राप्ति इस काल में यह तत्कालीन सातवाहन के अधिकार की पुष्टि होती है। सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर और चकरबेड़ा से प्राप्त हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि उन दिनों बिलासपुर काफ़ी समृद्ध था। सातवाहन में क्या मिल दिया गया है, ह्वेनसांग ने यात्रा किया था सीयूकी में दक्षिण कोसल में सातवाहनों का राज्य उल्लेख किया है। सीयूकी में इसका उल्लेख है। बौद्ध दार्शनिकों के लिए एक 5 मंजिला भव्य संघाराम बनाया गया था। और सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर और चकरबेड़ा से प्राप्त हुआ है। वाकाटक काल दक्षिणापथ स्वामी सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटकों ने दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम विस्तारवादी और उसने दक्षिण कोसल के समूचे क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। प्रवर सेन प्रथम के मरणोपरांत गुप्तों ने दक्षिण कोसल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। परवर्ती वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने फिर से दक्षिण कोसल पर वाकाटकों की प्रभुसत्ता स्थापित की। वाकाटक नल संघर्ष वाकाटक नरेशों को बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में राज्य करने वाले नल शासकों से संघर्ष करना पड़ा। नल शासक भौदत्त वर्मन ने परवर्ती वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन नागपुर पर आक्रमण कर उसे पराजित किया।
इस पराजय का बदला नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने लिया। पृथ्वीसेन द्वितीय ने भवदत्त के उत्तराधिकारी अर्थपति को पराजित किया। इस युद्ध में नल शासक अर्थपति की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वाकाटकों के वत्स गुल्म शाखा के राजा हरिश्चंद्र ने दक्षिण कौशल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद नल शासक स्कंद वर्मन ने दक्षिण कौशल में नल वंश की पुनर्स्थापना की। उसने बस्तर के पुष्करी भोपालपट्टनम को अपनी राजधानी बताया। भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया और नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने भवदत्त के उत्तराधिकारी अर्थपति को पराजित किया। पहले में क्या बोल रहे हैं? भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया। नरेंद्र सेन को की राजधानी पराक्रम को पराजित किया और इसका बदला किसने लिया? नरेंद्र के पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने भवदत्त वर्मन के उत्तराधिकारी अर्थपति को पराजित किया। भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को हराया और नरेंद्र सेन की हार का बदला लेने के लिए उसके पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय ने भवदत्त वर्मन के उत्तराधिकारी अर्थपति को पराजित किया। उसने बस्तर की पुष्करी भोपालपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। गुप्त काल। जिस समय दक्षिण भारत में वाकाटक शासन कर रहे थे, उसी समय उत्तर भारत में गुप्त शासन कर रहे थे। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी गुप्त वंश का सबसे महान शासक था। वह साम्राज्यवादी था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने समस्त आर्यवर्त उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिणापथ की विजय यात्रा की। उसने दक्षिण कौशल नरेश महेंद्र और महाकांता नरेश व्याघ्रराज को पराजित कर आगे प्रस्थान किया। महाकांतर बस्तर और सिहावा का वन प्रदेश इन शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर अधीनस्थ शासक के रूप में अपने अपने क्षेत्र पर शासन किया। गुप्तकालीन छत्तीसगढ़ के बाना व्रत से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों से इस बात की पुष्टि होती है कि बिलासपुर गुप्तों के प्रभावाधीन था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत विजय प्राप्त कर दक्षिण कौशल नरेश समुद्रगुप्त ने महेंद्र और महाकांता नरेश व्याघ्रराज को पराजित किया था। गुप्त काल में क्या हुआ था? समुद्रगुप्त ने महेंद्र और महाकांतर के नरेश व्याघ्रराज को पराजित किया था। और गुप्त काल में हमें छत्तीसगढ़ के बाना व्रत से प्राप्त गुप्तकालीन सिक्कों से इस बात की पुष्टि होती है कि छत्तीसगढ़ गुप्तों के प्रभावाधीन था बाना व्रत से। अब दिया है क्षेत्रीय राजवंश। राजवंश है, राजधानी है, शासक है, टिप्पणी है। राजर्षि तुल्य कुलवंश 5वीं सदी से 6वीं सदी। राजधानी आरंग। शासक सूर दायित्व वर्मन प्रथम विभीषण हुए बोलते हैं इसको। भीमसेन प्रथम, दायित्व वर्मन द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। टिप्पणी। इस वंश के शासक गुप्त अधिसत्ता स्वीकार करते थे। सरबपुरी वंश 6वीं शताब्दी। राजधानी सरबपुर, राजधानी श्रीपुर, उपराजधानी राजधानी सिरपुर था लेकिन सरबपुर राजधानी था, श्रीपुर उपराजधानी है। और शासक कौन थे? सरब राज संस्थापक हैं नरेंद्र प्रसन्न मात्रा प्रवर राज को अंतिम शासक बताया गया है इसमें। टिप्पणी। इस वंश को अमरार्य या अमरच कुल भी कहा जाता है। राज चिन्ह गजलक्ष्मी है। पांडु वंश द्वारा सरबपुरी वंश का अंत किया गया। फिर आएगा पांडु वंश। श्रीपुर 6वीं से 7वीं सदी। पांडु वंश की 2 शाखाएं थी। मुख्य शाखा दक्षिण कौशल में स्थित थी। दूसरी शाखा मेकल अमरकंटक के पास आसपास का क्षेत्र में स्थित था। उदयन प्रथम राजा हुआ। उसके बाद नन्नदेव, ईशानदेव, महस्यु, तीवरदेव जिसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी।
महाननराज, चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त, महर्षिगुप्त, बालार्जुन, 595 ईस्वी से 655 ईस्वी, वाष्टा, मोखरी नरेश की पुत्री ने अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर सिरपुर में बनवाया। लक्ष्मण मंदिर के नाम से आज भी विद्यमान है। महर्षि गुप्त की राज मुद्रा पर नंदी बना हुआ है और उसे परम महेश्वर कहा गया है। राजवंश राजधानी टिप्पणी अभी पांडुवंश के चल रहे। महर्षि गुप्त का शासनकाल दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। महर्षि गुप्त पुष्य भूतिवंश हर्षवर्धन का समकालीन था। महर्षि गुप्त के शासनकाल में वेनसांग श्रीपुर आया था। परवर्ती नल शासकों द्वारा पांडुवंश का अंत। नल शासक ने पांडुवंश का अंत किया, पांडुवंश ने सरपुरी वंश का अंत किया। नल शासक 290 ईस्वी से 960 ईस्वी। बस्तर संस्थापक शिशुक, भवदत्त वर्मन प्रथम प्रतापी शासक, अर्थपति स्कंदवर्मन शक्तिशाली शासक है। अर्थपति स्कंदवर्मन क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। विलासतुंग, इसने राजीव लोचन मंदिर, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। नरेंद्र थबल अंतिम शासक है। और इसमें टिप्पणी क्या दी है? नल वंश वाकटक वंश का समकालीन था। कलचुरियों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप नल राज्य का अंत। प्रेगदा को मंत्री कहा जाता है। महागोष्ठ प्रशासनिक सलाहकार समिति होता है। मंडल को प्रशासनिक इकाई। मांडलिक का प्रमुख मांडलिक क्या होता है? मंडल का प्रमुख होता है, प्रमुख अधिकारी होते हैं। महामंडलेश्वर 1,00,000 गांवों का अधिपति। और सेनापति को क्या बोलते हैं? सेना का प्रमुख अधिकारी। नल वंश के समय में इस प्रकार का पदधारी था। छिंदक नागवंश 10वीं सदी ईस्वी से 1313 ईस्वी। बस्तर प्राचीन नाम चित्रकूट भ्रमरकूट। राजधानी बस्तर। शासक नृपति भूषण प्रथम शासक, सोमेश्वर देव, कन्हर देव प्रथम, जयसिंह देव, नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय, हरिश्चंद्र देव अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। वारंगल के काकती शासक अन्नम देव द्वारा छिंदक वंश का अंत। पहाड़ी नागवंश 10वीं सदी से 14वीं सदी ईस्वी। कवर्धा अहिराज शासक अहिराज प्रथम, राजमल, दंडीधर, महिमदेव, सर्ववदन, गोपाल देव। भोरावन देव मंदिर का निर्माता कहा जाता है। भोरावन देव मंदिर का निर्माता गोपाल देव है, लेकिन बड़वा महल का रामचंद्र देव करके है। नलदेव, भुवनपाल, कीर्तिपाल, महिपाल, विषयपाल, जनहू, जनपाल, यशोराज, कन्हड़ देव, लक्ष्मी वर्मा, खड़क देव, भुवने कमल, अर्जुन, भीम, भोज, लक्ष्मण। इसको बताएं मड़वा महल का मंदिर है। ये कलचुरियों के अधीनस्थ मांडलिक थे। ये फड़ी नागवंश क्या था? कलचुरी के अधीनस्थ मांडलिक। और मांडलिक किसको बोलते हैं? इधर दिया गया था मांडलिक मंडल का प्रमुख अधिकारी। ये जो फड़ी नागवंशी है वो कलचुरी शासक में मंडल के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। राजवंश सोमवंश 1192 ईस्वी से 1320 ईस्वी। राजधानी कांकेर या काकराय। शासक सिंहराज प्रथम शासक हैं। उसके बाद कृष्णराज, फिर जैतराज, फिर सोमचंद्र, फिर भानुदेव। ये कलचुरियों के अधीनस्थ मांडलिक थे। कलचुरियों के अधीनस्थ ये भी सोमवंश भी कलचुरियों के अधीनस्थ मांडलिक थे। और फड़ी नागवंश जिसने कवर्धा में शासन किया था ये भी कलचुरियों के अधीनस्थ मांडलिक थे। मांडलिक थे मतलब मंडल के पद पर अधिकारी थे।
कलचुरियों का काल 875 से 1741 ईस्वी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरियों का राजवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास कलचुरी राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पर लगभग 9 सदियों तक 875 से 1741 ईस्वी राज्य किया। कलचुरी हैया और राजपूतों ने भारत के अनेक स्थानों पर शासन किया। उनकी कई शाखाओं थी, जिनमें से दो छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ, रतनपुर एवं रायपुर। ये कलचुरी मध्य प्रदेश के कलचुरी है। हैया काली मध्य प्रदेश के। रतनपुर की कलचुरी 9वीं सदी के अंत में त्रिपुरी के कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में अपनी शाखा स्थापित करने का प्रयत्न किया। कोक्कल प्रथम 850 से 890 के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुगदतुंग प्रसिद्ध धवल ने कौशल नरेश बाणवंशी विक्रमादित्य प्रथम से पाली प्रदेश बिलासपुर जिला अंतर्गत पाली नामक स्थान के आसपास का क्षेत्र जीत लिया। शंकरगढ़ ने इस प्रदेश पर छोटे भाई की नियुक्ति की। पाली प्रदेश की राजधानी तुम्माड़, आधुनिक तुम्माड़ जिला बिलासपुर थी। यह कलचुरियों की 2-3 पीढ़ियों ने शासन किया। इसके बाद वे स्वर्णपुर, आधुनिक सोनपुर, उड़ीसा के सोमवंशी राजा द्वारा पराजित कर दिए गए। अब देखेंगे इनका क्रम। कलिंग राज 1000 से 1020 ईस्वी। त्रिपुरी के कलचुरी नरेश कोक्कल द्वितीय ने 990 से 1015 ने लगभग 1000 ईस्वी में अपने पुत्र कलिंग राज को दक्षिण कौशल भेजा। उसने दक्षिण कौशल को जीतकर तुम्माड़ नगर में जहां उसके पूर्वजों ने राज्य किया था, अपनी राजधानी स्थापित की। इस प्रकार कौशल में कलचुरी शाखा का पुनर्स्थापक या वास्तविक संस्थापक कलिंग राज था। कलिंग राज ने भी तुम्माड़ से शासन किया और कोक्कल ने भी तुम्माड़ से शासन किया, मतलब उसके पूर्वज थे तुम्माड़ से शासन। कमल राज कलिंग राज के बाद उसका पुत्र कमल राज तुम्माड़ का शासक बना। उसने अपने समकालीन त्रिपुरी के कलचुरी शासक गांगे देव के स्वामित्व को स्वीकार किया। कमल राज ने गांगे देव की उड़ीसा अभियान में साथ दिया। इसमें क्वेश्चन भी बनता है कि कौन कौन से शासकों ने तुम्माड़ में शासन किया था, तो इसमें कलिंग राजा और कमल राज। फिर आ जाएगा रत्न राज या रत्नदेव प्रथम 1045 से 65 ईस्वी। कमल राज के बाद उसका पुत्र रत्नराज तुम्माड़ का शासक बना। उसने तुम्माड़ में आम्रवन, फलोद्यान और पुष्प उद्यान आदि लगवाए, तब मंदिर का निर्माण करवाया। रत्नराज ने मणिपुर नामक प्राचीन ग्राम को नगर के रूप में परिवर्तित कर उसे रतनपुर नाम दिया और अपनी राजधानी तुम्माड़ से हटाकर रतनपुर में स्थापित की। इस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर या कुबेर का नगर की उपमा दी गई। पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से 90 ईस्वी। रत्नराज के मरणोपरांत उसका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम रतनपुर का शासक बना। उसने अपने राज्य का विस्तार किया और सकल कौशलाधिपति की पदवी धारण की। वह कौशल के 21,000 गांवों का स्वामी था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए उसे अपने शासनकाल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे तुम्माड़ का पृथ्वीदेवेश्वर शिव मंदिर तथा रतनपुर में एक विशाल तालाब खुदवाया। जाज्वल्यदेव प्रथम 1090 से 1120 ईस्वी। पृथ्वीदेव प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र जाज्वल्यदेव प्रथम हुआ। उसने अपने राज्य का विस्तार किया तथा लांजी भंडारा के अतिरिक्त बस्तर के नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित किया। उसने उड़ीसा पर आक्रमण कर सुवर्णपुरी के राजा भुजबल को पराजित किया। इन विजयों के कारण उसकी कीर्ति उत्तर में अमरकंटक से दक्षिण में गोदावरी तक, पश्चिम में बरार से पूर्व में उड़ीसा तक फैल गई। उसने त्रिपुरा की अधीनता को स्वीकार कर अपने को स्वतंत्र घोषित किया और अपने नाम के सोने एवं चांदी के सिक्के जारी किए। अपने नाम पर जाजलपुर वर्तमान जांजगीर नगर बसाया। पाली स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया। जाज्वल्यदेव प्रथम ने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और क्या था, भुजबल को पराजित किया। सुवर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया। रत्नदेव द्वितीय
1120 से 35 ईस्वी जाज्वल्य देव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र रत्नदेव द्वितीय रतनपुर का शासक बना। उसने त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण को युद्ध में पराजित कर अपने पिता की भांति त्रिपुरी की प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया। उसके राज्यकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोटगंग पर विजय की है। उसने गौड़ बंगाल के शासक तथा खिज्जी जंग के भज शासक को भी हराया। वह विद्या प्रेमी व कला प्रेमी था। उसने विद्वानों को संरक्षण दिया तथा कई मंदिरों व सरोवरों का निर्माण कराया। जाज्वल्य देव द्वितीय ने क्या किया? त्रिपुरी इसने भी कलचुरियों के अधीनता को अस्वीकार कर दिया और इसने अनंत और चोटगंग पर विजय प्राप्त की। पृथ्वीदेव द्वितीय एक रत्नदेव द्वितीय था। अब पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से 65 ईस्वी रत्नदेव द्वितीय के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय रतनपुर का शासक बना। उसके सेनापति जगपाल ने सरहागढ़ वर्तमान सारंगढ़, मचका सिहावा, कांदा डोंगर, काकराई वर्तमान कांकेर के क्षेत्र को जीतकर राज्य का विस्तार किया। इसके अतिरिक्त पृथ्वीदेव द्वितीय ने चक्रकूट वर्तमान चित्रकूट बस्तर जिला के गंग शासक को पराजित किया। उसने कई मंदिरों व तालाबों के निर्माण के साथ साथ कई बगीचे भी लगवाए। उसके द्वारा जारी चांदी के सिक्के बहुत ही छोटे आकार के थे। रतनपुर शाखा की कलचुरियों के प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय के ही हैं। तो पृथ्वीदेव द्वितीय का खास बात क्या है? इसने चांदी के सिक्के चलाए जो छोटे आकार के थे और अभी तक सर्वाधिक अभिलेख इसके ही कार्यकाल में प्राप्त हुआ है। जाज्वल्य देव द्वितीय 1165 से 68 ईस्वी पृथ्वीदेव द्वितीय के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र जाज्वल्य देव द्वितीय रतनपुर का शासक बना, पर उसका शासनकाल अल्पकालीन और समस्यापूर्ण साबित हुआ। उसके शासनकाल में त्रिपुरी नरेश जय सिंह ने दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया, जो जाज्वल्य देव द्वितीय द्वारा विफल कर दिया गया। जगदेव या जगदेव 1168 से 78 जाज्वल्य देव द्वितीय की मृत्यु से राज्य में उत्पन्न अवस्था को दूर करने के लिए जगदेव जाज्वल्य देव द्वितीय का बड़ा भाई पूर्व देश से आया और उसने सत्ता अपने हाथ में लेकर अवस्था को दूर करने का प्रयास किया। उसके प्रयासों से राज्य में शांति बहाल हो सकी। रत्नदेव तृतीय 1178 से 98 ईस्वी वर्ष 1198 ईस्वी में जगदेव का पुत्र रत्नदेव तृतीय गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में पुनः अव्यवस्था फैलने लगी। राज्य की सेना भी कमजोर हो गई। स्थिति में सुधार लाने के लिए रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर नामक एक ब्राह्मण को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री गंगाधर के प्रयासों से राज्य में पुनः शांति बहाल हुई। गंगाधर ने स्वयं खरौद स्थित लखनेश्वर मंदिर सभा मंडल का जीर्णोद्धार करवाया। गंगाधर ने कई मंदिर का निर्माण करवाया, जिनमें से एक रतनपुर के निकट स्थित एक वीरा देवी शक्ति के एक रूप का मंदिर आज भी अच्छी स्थिति में है। रत्नदेव तृतीय परवर्ती शासक, इसको कल देखेंगे।